नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दलितों को बड़ी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है कि इस बार जो दो नेता उभरे हैं, कहीं ना कहीं मायावती तो पहले से ही एक इतिहास उनका रहा है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। वो एक नेता के तौर पर नहीं उभर रही बल्कि वो एक आयरन लेडी के तौर पर देखी जाती हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मात दी थी और उनका अखिलेश यादव को मात दी थी, तो उनका एक रसूख रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें, पहली बार ही वो चुनावी मैदान में उतरते हैं नगीना सीट से और वो जीत भी दर्ज कर लेते हैं। ऐसे में अब जनता कंफ्यूज हो रही कि आखिर उनका नेता कौन है, चंद्रशेखर आजाद या मायावती। लेकिन मायावती के अगर इतिहास पे नजर डाला जाए तो मायावती ने जिस तरीके से राजनीति को समझा है, परखा है और दलितों के लिए काम किया है, जाहिर तौर पर मायावती एक बड़ी नेता के तौर पर, एक बड़ी नेत्री के तौर पर देखी जा सकती है। और चंद्रशेखर आजाद अभी कहीं ना कहीं अपने इनिशियल स्टेज में है, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भले ही युवाओं की परेशानियों को समझते हैं, समाज के उन मुद्दों को समझते हैं जिसकी वजह से जनता का जनाधार उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा कारण भी यही है कि मायावती का जो रसूख घटा है धीरे धीरे, वो इसी बात को लेकर घटा है क्योंकि मायावती लगातार राजनीति से दूरी बनाती हुई नजर आई 2007 के बाद। और खासकर अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, मायावती ने राजनीति से एकदम दूरी बना ली। बस वो कोई मुद्दा होता है तो वो ट्वीट कर देती हैं, ना वो जनता के बीच में जाती हैं, ना कोई जनसभा करती हैं, ना कोई रैली करती हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का जनाधार लगातार गिरता हुआ नजर आया। और इसकी खास वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मायावती जिस तरीके से पार्टियों को ध्यान नहीं देकर, प्रत्याशियों के ऊपर ध्यान नहीं देकर, वहाँ पर जितने भी उनके कैंडिडेट से उनसे मुलाकात नहीं करती थी, किसी भी तरीके के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती थी, कोई डिसीजन लेना होता था खुद ले लेती थी और किसी भी तरीके की बैठक नहीं करना, समीक्षा बैठक नहीं करना, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। और कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं वो छिटकते हुए नजर आए, जिसमें मलूक नागर की बात कर लिया और बात कर लिया जाए रितेश पांडे, जो इनके राम अचल राजभर की बात कर लिया जाए, ऐसे बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं मायावती से कटते हुए नजर आए। और इसका यही रीजन रहा कि मायावती ने इनसे कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप रखा और जिसकी वजह से ये पूरी पार्टी के ऊपर एक बड़ी मुसीबत पड़ती हुई नजर आई। अब लेकिन राजनीति में फिर से कम बैक करना मायावती चाहती हैं भतीजे आकाश आनंद के जरिए। आकाश आनंद के भी एक विवादित बयान की वजह से मायावती को कहीं ना कहीं किरकिरी का सामना करना पड़ा। एक विवादित बयान देते हैं और मायावती उनको अपनी पार्टी से हटा देती हैं और यही कारण रहा है कि जो युवाओं का एक तरीके से भरोसा बनता हुआ नजर आया था आकाश आनंद पे, वो भरोसा कहीं ना कहीं मायावती ने तोड़ दिया, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा के। अब जब से अगर देखा जाए आकाश आनंद वापसी करते हैं तब से ना वो कोई जनसभा करते हैं, ना रैली करते हैं, ना जनता के बीच में जाते हैं। तो ऐसे में जनता के मन में जो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार मायावती क्यों किसी भी तरीके से जनता से एक इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है। और यही कारण है कि मायावती की पार्टी का लगातार जनाधार गिर रहा है और इस बार 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है और एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है। ये हो गई मायावती की बात, किस वजह से उनका जनाधार गिर रहा है। और वहीं आकाश आनंद की बात कर लिया जाए तो आकाश आनंद भी कहीं ना कहीं राजनीति में अब उनको पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर वो पार्टी को आगे ले कैसे जाएंगे और किस तरीके से वो अपनी पार्टी को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और वहीं अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की, चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है उसके बाद भी वो लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो मुद्दे उठाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको घेरते हुए नजर आते हैं। और वो केवल देखा जाए तो ट्वीट नहीं करते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, जनता से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें आप नीट मुद्दे की बात कर लीजिए, अयोध्या मंदिर का जब मुद्दा आया था, जब ईवीएम का मामला निकल कर आया था, तब आज़ाद खुलकर बोलते हुए नजर आए। हाथरस के मुद्दे पर आज़ाद खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में 250 घरों को गिरा दिया जाता है खैबर में, और जितने हत्याकांड हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने मुखर होकर योगी सरकार को घेरा है और ऐसे में तमाम वादे भी किए हैं जनता
जनता से कि आप हमें संसद भवन तक पहुंचाइए, हम आपकी आवाज़ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत दर्ज करने के बाद वो किया भी। उन्होंने बोला था कि मैं आपकी आवाज़ बनकर जाऊंगा, तो जाहिर तौर पर उन्होंने छुआछूत, भेदभाव, आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्ट होती हुई नजर आई और जनता इसी बात को लेकर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और मायावती कहीं ना कहीं भले ही वो राजनीति में इतनी एक्टिव नहीं है, उनकी एक उम्र हो गई, एक अवस्था हो गई है, लेकिन वो आकाश आनंद को भी पीछे खींचने का काम कर रही हैं और जिसकी वजह से उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद इन तमाम मुद्दों को उठाकर जनता के मर्म को पकड़ने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद में एक बड़ा गैप बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो अगर दोनों गठबंधन कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि वो उनकी माँ के समान है, वो उनकी बहन के समान है और ये बातें केवल वो बोलने के लिए नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा से मायावती का सम्मान किया है। जब नगीना सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की और यही कारण है कि वो नगीना सीट से उतरते क्यों हैं, क्योंकि मायावती भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो करती हैं वो नगीना सीट से करती हैं और भारी मतों से जीत दर्ज करती हैं। वहीं अगर देखा जाए मायावती का इस बार का नगीना का जो रेशियो है वो केवल 12,212 वोट उनको मिलते हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद 1,52,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। तो इस तरीके का गैप जो कहीं ना कहीं वो मायावती को नीचे ले जाने का काम कर रहा है। लेकिन मायावती का जो रसूख रहा है, जिस तरीके से वो अपने कार्यों को करते हुए नजर आई हैं और लगातार 4 बार का मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। और मायावती ने एक महिला होकर जिस तरीके से सशक्त यहाँ की महिलाओं को बनाया है, यहाँ के दलितों के लिए काम किया है, वो वाकई में सराहनीय है। और मायावती ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कह लीजिए उन दलित वर्गों के लिए एक स्टैंड लिया और SC/ST एक्ट जैसे बड़े कानूनों को लेकर आती हैं, तो ऐसा में माना जा सकता है कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टी का जनाधार बचाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मायावती को अब अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, आकाश आनंद को एक्टिव करना चाहिए, जिससे आज़ाद के साथ वो मिलकर या तो फिर उनके सामने एक देखा जाए तो कंपटीशन के रूप में वहां पर सामने उतर सकते हैं, जिससे दोनों की पार्टियों में एक बैलेंस बना रहेगा। और अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव है, भारतीय जनता पार्टी है। इस बार मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों पर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है और अखिलेश यादव को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती उनके साथ गठबंधन में आ जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए आखिरकार अखिलेश यादव का सहारा लेती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का रुख करती हुई नजर आती है। इसके पहले भी मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गठबंधन टिका नहीं। ऐसे में 2019 में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, वहां पर मायावती ने 10 सीटें दर्ज की थी और 5 सीटों पर अखिलेश यादव सिमट कर रह गए थे। लेकिन इस बार जब गठबंधन के लिए ऑफर किया जाता है मायावती ने, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति जो इस बार थी वो माना ही जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बस 1 से 2 सीटें निकाल पाएगी, लेकिन वो भी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है और वहीं अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। तो उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाती तो कहीं ना कहीं जो OBC वोट बैंक है वो मायावती के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है और जाहिर तौर पर मायावती अगर इंडिया गठबंधन में जाती तो माना ही जा रहा था कि 15 से 16 सीटें मायावती आराम से निकाल सकती थी अगर 20 से 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ती। लेकिन ऐसे में मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, अपने जन्मदिन पर ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार दिया और सबको टिकट बांट दिया, 432 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। तो ऐसे में मायावती का जो फोकस था वो प्रत्याशी उतारने में था, उनका ये फोकस नहीं था कि लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है किस तरीके से समझनी है और आने वाले दिनों में किस एजेंडे पर काम करना है। मायावती कहीं ना कहीं इस बात को भूलती हुई नजर आई। वहीं चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो वो इन बातों को सबसे पहले रखते हुए नजर आए और यही कारण रहा कि चंद्रशेखर आजाद ने पूरा मामला कहीं ना कहीं अपने पाले में लेते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार वो जनसभाएं करते थे, रैलियां करते थे और जनता के बीच में जाकर उनके जो दुख है, उनके जो परेशानियां हैं उनको जानने का प्रयास करते थे और यही कारण है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को पहली बार में ही जीत दर्ज उन्होंने की। ऐसे में अब माना ही जा
रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में फिर से अपने पैर पसारने की जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बिहार में भी अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो अगर वहां पर बिहार में तो हिना साहब के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और पप्पू यादव के साथ भी उनके रिश्ते बेहद बेहतर है। तो ऐसे में अगर ये पूरा समीकरण समझा जाए मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद का, तो बेहतर नेता कौन है और दलितों का नेता कौन है, तो जाहिर तौर पर पुरानी नेता के तौर पर देखा जाए, मायावती का इतिहास देखा जाए तो मायावती की बराबरी अभी चंद्रशेखर आज़ाद रावण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के राजनीतिक मुद्दों के हिसाब से बात किया जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है कहीं ना कहीं मायावती से आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो जनता का जनाधार, युवा को जनाधार है, वो आज़ाद रावण को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये कारण कहीं ना कहीं एक बेहद भली भांति ये पहचाना जा सकता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो दिल्ली की जनता में और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए फेमस होने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपना जनाधार भी बढ़ाने वाले हैं। वैसे में आप लोगों को भी और हमारे दर्शकों को भी पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार दलितों के नेता के तौर पर कौन उभरने वाला है, मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद, और कौन सी बातें आपकी आज़ाद की अच्छी लगती हैं और कौन सी मायावती की, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़।